अगले दिन बारिश होती है, सभी अंदर होते हैं, लेकिन मुनिया बाहर भीगी मिट्टी में बैठी लाली के साथ भीग रही होती है। दीदी देखो, ये लड़की तो पागल हो गई है। लगता है माँ गई तो इसका दिमाग भी साथ ले गई। छी, इस बकरी को अंदर कहाँ से ले आई? चल इसे अभी के अभी बाहर निकाल। दीदी आप लाली के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? लाली भी हमारे परिवार जैसी है। चुप कर मुनिया, कोई जानवर भला इंसानों का परिवार कैसे हो सकता है? ये बकरी जानवर है, ना कि इंसान। जल्दी से इसे बाहर ले जा। जब लाली पीछे मुड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कभी जंगल में भागती तो कभी उस रास्ते जहाँ से वो आई थी, लेकिन प्यारी लाली को यहाँ का हर रास्ता अनजान लगता है। काफी देर हो जाती है। अब लाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उन्हें गांव की गंगा की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ गंगा बहन, आपका बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा आग के बीचों बीच फंस गया है। रामगढ़ गांव में शिवनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा था। गांव के एक हिस्से में एक पुरानी सी झोपड़ी में वो अपनी 3 बेटियों और एक बकरी के साथ रहता था। चलो बेटी, आज बहुत मेहनत हो गई, अब कुछ खा लेते हैं। पिताजी, आपने वादा किया था कि आज आप हमारे लिए गुड़ और खिलौने लाएंगे, और मुझे तो चूड़ियाँ चाहिए थी। आप फिर से भूल गए ना? अरे मेरी लाडलियों, मेरी प्यारी बेटियां कुछ लाने को बोले और मैं भूल जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, सब कुछ लाया हूँ। अब शिवनाथ घर की एक संदूक को खोलता है। गौरी और राधा उसमें रखे सामान को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। दोनों अपने पिताजी से लिपट जाती हैं। वहीं थोड़ी दूर मुनिया चुपचाप अपनी बकरी लाली के पास बैठी होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। मुनिया के लिए लाली ही सबसे अच्छा साथी थी, इसलिए वो उसी से बातें करती और उसके साथ खेलती थी। मेरी प्यारी लाली, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम नहीं होती तब मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुनिया की बात सुनकर लाली मिमियाने लगती है, जैसे वो मुनिया की बात समझ रही हो। वहीं शिवनाथ मुनिया को दूर से देख रहा होता है। मुनिया को देखकर उसका चेहरा थोड़ा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि मुनिया उससे प्यार नहीं करती। ये मुनिया अब हम सबसे दूर क्यों रहती है? ना जाने क्या हो गया है मुनिया को। अगले दिन जब सभी लोग खेतों से काम करके आते हैं, तब थकी हुई मुनिया खाट पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद शिवनाथ उसे बुलाता है। मुनिया, इधर आ बेटी, खाना खा ले। मुनिया कुछ नहीं बोलती, बस सिर झुकाकर वहीं बैठी रहती है। रात होने पर सभी सो जाते हैं, लेकिन मुनिया अकेली बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही होती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आप होती तो मेरा हाल समझती। आपके बिना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अगले दिन घर के सभी लोग खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन मुनिया अभी भी सो रही होती है। पिताजी देखो ना, ये मुनिया उठती ही नहीं। लगता है आज हमारे साथ खेत पर नहीं चलेगी। कोई बात नहीं बेटी, मुनिया अभी बहुत छोटी है, वो खेत पर नहीं जाएगी तो भी कोई बात नहीं। इसी बीच मुनिया की आंख खुल जाती है। उठ गई मुनिया बेटी, चलो आज तुम खेतों पर मत जाना, हम सभी जा रहे हैं। हो सके तो सत्तू बना लेना, हम सभी थके आएंगे तो खा लेंगे। अब शिवनाथ और उसकी दोनों बेटियां खेत की तरफ जाने लगते हैं। खेतों पर काम करते हुए सभी लोग थक जाते हैं। पिताजी, आज तो खेतों पर ज्यादा ही काम हो गया, अब तो पूरा शरीर थक गया है। हाँ पिताजी, मुझे तो काम कर करके जोरों की भूख लग गई है। ठीक है बेटी, अगर आप दोनों थक गई हो तो हम सभी घर चलते हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। हाँ पिताजी, वैसे भी मुनिया ने अब तक तो सत्तू तैयार कर ही दिया होगा। सत्तू खाते ही हमारे शरीर की सारी थकान भाग जाएगी। अब सभी लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुँचते ही गौरी देखती है कि मुनिया बकरी के साथ खेल रही है। मुनिया, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस लाली के साथ खेल रही थी। तू हमारे जाने के बाद तब से लाली के साथ ही है? नहीं दीदी, वो बस। क्या वो? इसका मतलब तूने सत्तू भी नहीं बनाया होगा। क्या सत्तू नहीं बना? अब हम सभी क्या खाएंगे? अब मुनिया के सत्तू ना बनाने पर पूरा घर गुस्सा करता है, लेकिन मुनिया कुछ नहीं बोलती।
अगले दिन गौरी और राधा घर का काम कर रही होती हैं, लेकिन मुनिया अपनी लाली के साथ होती है। तभी राधा बोल पड़ती है, पूरे दिन बस बकरी के साथ खेलती रहती है, हमारे साथ घर के कुछ काम नहीं करवा सकती क्या? शिवनाथ भी मुनिया की आदतों से परेशान हो चुका था। फिर वो गुस्से में बोलता है, मुनिया, तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? क्या तुम घर के काम में हाथ नहीं बटा सकती? मुनिया कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। अगले दिन बारिश होती है, सभी अंदर होते हैं, लेकिन मुनिया बाहर भीगी मिट्टी में बैठी लाली के साथ भीग रही होती है। दीदी देखो, ये लड़की तो पागल हो गई है। लगता है माँ गई तो इसका दिमाग भी साथ ले गई। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। कुछ देर बाद शिवनाथ मुनिया को डांटता है, फिर जाकर वो अंदर आती है। वो अपनी बकरी को लेकर झोपड़ी में आ जाती है। छी, इस बकरी को अंदर कहाँ से ले आई? चल, इसे अभी के अभी बाहर निकाल। दीदी, आप लाली के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? लाली भी हमारे परिवार जैसी है। चुप कर मुनिया, कोई जानवर भला इंसानों का परिवार कैसे हो सकता है? ये बकरी जानवर है, ना कि इंसान। जल्दी से इसे बाहर ले जा। लेकिन दीदी, बाहर बारिश हो रही है, लाली को ठंड लग जाएगी। हाँ, अब ठंड लग जाएगी। तब से बारिश में उसे लेकर बाहर खेल रही थी, तब नहीं लग रही थी ठंड? गौरी की बात सुनकर मुनिया चुप हो जाती है और अपनी स्वर्गवास माँ को याद करने लगती है। माँ, कहाँ चली गई तुम? आज तुम होती तो मेरे लिए सबको जरूर डांटती। आज तुम नहीं हो तो मुझे सभी लोग डांटते हैं। अपनी माँ को याद करके मुनिया की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन शिवनाथ अपने खेतों पर होता है। वहाँ पर घर के सभी लोग मौजूद होते हैं। कुछ देर काम करने के बाद मुनिया थक जाती है। मुनिया बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा सा थकान हो गई थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम घर चली जाओ, हम सब काम खत्म करके आ जाएंगे। शिवनाथ के कहने पर मुनिया घर की तरफ जाने लगती है। तभी लाली उसे देखकर मिमियाने लगती है। अरे मेरी प्यारी लाली, परेशान क्यों होती हो? तुम पिताजी के साथ बाद में आ जाना। मुनिया की बात सुनकर लाली मुनिया का कपड़ा पकड़कर खींचने लगती है। तभी शिवनाथ बोलता है, अरे मुनिया बेटी, ये लाली तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। ठीक है पिताजी, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। अब मुनिया लाली को सहलाती है और ये देखकर लाली खुशी से उछलने लगती है। फिर वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और कुछ साल बाद गौरी और राधा अब बड़ी हो जाती हैं। अब शिवनाथ ने बहुत मेहनत करके उनकी शादी अच्छे घरों में कर दी थी। गौरी और राधा की शादी के बाद अब झोपड़ी में सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, शिवनाथ, मुनिया और लाली। मुनिया अब भी पूरे दिन लाली के साथ रहती थी। मुनिया उसकी दोस्त, उसकी माँ और उसकी दुनिया जैसी बन चुकी थी। एक दिन मुनिया लाली के साथ खेल रही होती है। मुनिया, थोड़ा घर का काम कर लिया करो, सारा दिन इस बकरी के पीछे मत भागा करो। जी पिताजी, अभी आई। बेटी, अब तुम्हारी बहनें अपने घर जा चुकी हैं, इसलिए घर के कुछ काम तुम्हें भी करने चाहिए। मैं खेतों पर काम करते करते थक जाता हूँ। शिवनाथ के कहने पर मुनिया घर के काम करने लगती है, लेकिन मुनिया का हर वक्त बकरी के साथ इस तरह रहना शिवनाथ को पसंद नहीं आता। एक दिन शिवनाथ गुस्से से बोलता है, बस बहुत हुआ मुनिया, अब तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। काम नहीं सीखोगी तो अपने घर पर जाकर क्या करोगी? शिवनाथ की बात सुनकर मुनिया चुप हो जाती है। अब तो मुझे इस बकरी का कुछ करना ही होगा। पिताजी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन लाली को आप कुछ मत करना। तुम चुप रहो और घर पर जाकर काम करो। शिवनाथ अपनी बेटी के इस बर्ताव से परेशान था, इसलिए वो अंदर ही अंदर ठान लेता है कि अब लाली को घर में नहीं रहने देगा। एक रात जब मुनिया गहरी नींद में थी, शिवनाथ चुपचाप लाली के पास जाता है। माफ करना लाली, पर अब तुझे जाना ही होगा। लाली शिवनाथ की तरफ देखकर प्यार से उसके ऊपर अपना सर रगड़ने लगती है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद शिवनाथ लाली को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। काफी दूर जाने के बाद शिवनाथ एक जगह पर रुक जाता है। मेरी प्यारी लाली, आज जंगल की ये ताज़ा नरम नरम घास खा लो। आज से पहले तुमने कभी भी ऐसी घास नहीं खाई होगी। अब लाली घास खाने में मग्न हो जाती है। तभी शिवनाथ पीछे एक रास्ते से अचानक गायब हो जाता है।
जब लाली पीछे मुड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कभी जंगल में भागती तो कभी उस रास्ते जहाँ से वो आई थी, लेकिन प्यारी लाली को यहाँ का हर रास्ता अनजान लगता है। काफी देर हो जाती है। अब लाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? जो मुनिया की सबसे प्यारी थी उसे इस खतरनाक जंगल में छोड़ दिया। फिर शिवनाथ रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, पर अब जंगल की छाया में सब धुंधला लगता है। उसकी चाल धीरे धीरे थमती है और अचानक उसके कानों में लाली की मिमियाने की आवाज गूंजती है, जैसे लाली उसे पुकार रही हो। अब शिवनाथ वापस लाली के पास जाने लगता है। पेड़ों की सरसराहट और रात की खामोशी के बीच उसके दिल में अजीब बेचैनी उठने लगती है। अब लाली अपनी जगह पर नहीं थी। ये देखकर शिवनाथ का दिल घबराने लगता है। लाली, कहाँ हो तुम? तभी शिवनाथ को लाली की कहीं दूर से आवाज सुनाई देती। वो भागता हुआ फिर से उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जहाँ से लाली की आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ पहुँचने पर सन्नाटा पसरा होता है। अब शिवनाथ को घास पर लाली के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से वो उसी दिशा में भागता है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बच्ची की सबसे प्यारी लाली को जंगल में ही छोड़ आया। अब कहाँ जाएगी वो? ना जाने वो बेचारी कहाँ भटक रही होगी। शिवनाथ अब जंगल में इधर उधर दौड़ने लगता है और उसे हर तरफ पुकारता है। लाली, कहाँ हो तुम? लाली, मैं वापस आ गया हूँ, लौट आओ। अचानक झाड़ियों में से कुछ हिलता है। वो डरते डरते पास जाता है, लेकिन वहाँ से एक जंगली सियार गुर्राता हुआ निकलता है। हे भगवान, कहीं सियार ने... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक जगह उसे एक सफेद कपड़ा दिखता है। ये कपड़ा लाली के गले में बंधा था। वो उसे उठाता है और कांपने लगता है। नहीं नहीं, लाली को मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। अब शिवनाथ पागलों की तरह जंगल के हर कोने में लाली को ढूंढता है। जंगल में हर बार आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता है। आखिर में हार कर वो घर चला जाता है। अगली सुबह मुनिया उठती है और सबसे पहले लाली को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। लाली, लाली कहाँ हो? लाली! वो रोते हुए झोपड़ी के चारों तरफ दौड़ती है। फिर वो शिवनाथ के पास जाती है। पिताजी, मेरी लाली नहीं मिल रही, आपने देखा है क्या? नहीं बेटी, मैंने तो लाली को नहीं देखा। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, वो लाली सुबह से ही नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं बेटी, लाली यही कहीं होगी। खेतों पर चलते समय हम उसे ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद शिवनाथ और मुनिया खेतों की तरफ जाते हैं और लाली को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल पाती। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाली का कहीं भी पता नहीं चलता। फिर शिवनाथ मुनिया को समझाता है। मुनिया, अब हमारी लाली शायद कभी भी नहीं आएगी। शायद वो जंगल चली गई होगी, और क्या पता किसी जानवर ने... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ही उसे जंगल में छोड़ दिया होगा, मुझे सब पता है। मुनिया लाली को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन इस बार शिवनाथ एकदम खामोश हो जाता है। अगले दिन शिवनाथ खेत से लौटते समय अचानक बेहोश हो जाता है। गांव वाले उसे घर लाते हैं। फिर वैद्य को बुलाया जाता है। मुनिया बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत कमजोर हो गए हैं। अब वो ज्यादा दिन नहीं बच सकते। जितना हो सके इनका ख्याल रखना। मुनिया सुनते ही टूट जाती है। अपने पिताजी को इस हाल में देखकर एक बार के लिए वो लाली को पूरी तरह भूल जाती है। अब वो दिन रात अपने पिताजी की सेवा में लग जाती है। खाना बनाना, दवा देना, माथा सहलाना सब खुद करती है। लेकिन जब भी अकेले होती है तो लाली की याद में रोती है। उसकी आंखों में एक सूनापन बस चुका था। कुछ दिन बाद अपने पिताजी के बारे में सुनकर गौरी और राधा शिवनाथ के पास आती हैं। कैसे हो पिताजी? अचानक ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं बिटिया, अचानक ही तबीयत खराब हो गई। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। ऐसा ना बोलो पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। पिताजी, मुनिया आपका ख्याल रखती है या नहीं? हमारे जाने के बाद आप कितने दुबले हो गए हो। हाँ बेटी, इस हाल में मुनिया मेरा पूरा ख्याल रखती है। अगर मुनिया ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। अब दोनों बहन मुनिया के पास जाती है। मुनिया, पिताजी बीमार कैसे हो गए? मुझे अच्छे से पता है,
तूने ही ठीक से उनका ख्याल नहीं रखा होगा। रखेगी भी कहाँ से, इसे तो बस लाली ही प्यारी है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं पिताजी का बराबर ख्याल रखती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अगले दिन गौरी और राधा एक साथ होती हैं और आपस में कुछ बात कर रही होती हैं। उफ, इतनी गर्मी है यहाँ, मुझसे तो नहीं रहा जाएगा यहाँ पर। हाँ दीदी, मैं भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। ठीक कहती है राधा। वैसे भी पिताजी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन न जाने कितने दिन तक जिए। मैं तो कल ही अपने घर निकल जाऊंगी। मैं भी आपके साथ घर निकल जाऊंगी। अब दोनों बहन अगले दिन कोई नया बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर शिवनाथ को पहली बार एहसास होता है कि मुश्किल वक्त में कोई और नहीं बल्कि मुनिया ही सहारा है। शाम होते ही मुनिया खाना बनाने लगती है। तभी झोपड़ी के पास से एक जानी पहचानी आवाज आती है। ये लाली की आवाज है। वो दौड़कर बाहर जाती है और देखती है सामने लाली खड़ी होती है। तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो लाली, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। वो लाली को गले से लगा लेती है और देर तक रोती रहती है। अब लाली फिर से मुनिया की सहेली बन गई थी, लेकिन शिवनाथ की हालत अब भी गंभीर थी। एक दिन मुनिया को एहसास होता है कि लाली रात में कुछ देर के लिए कहीं चली जाती है। एक दिन मुनिया उसका पीछा करती है। कुछ ही देर में लाली एक छोटी सी कुटिया पर रुकी, जहाँ पर बूढ़ी साध्वी बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में कुछ खास चमक थी। तू फिर से आ गई। हर दिन मेरे पास आती है और न जाने क्या चाहती है। फिर मुनिया साध्वी के पास जाती है। क्या आप मेरी लाली को जानती हैं? ये बकरी नहीं है बेटी, ये तो जीता जागता ममता का स्वरूप है। कई रातों से ये मेरे पास आती है, चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अब साध्वी की बात सुनकर मुनिया सोच में डूब जाती है और फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं लाली साध्वी को पिताजी के पास तो नहीं ले जाना चाहती। फिर मुनिया साध्वी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका प्रेम, इसका समर्पण मेरी आंखें खोल गया। अब मैं तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ औषधियाँ देती हूँ। साध्वी ने झोपड़ी के अंदर से कुछ औषधियाँ निकालकर मुनिया को दे दी। इसे काढ़ा बनाकर अपने पिताजी को पिलाना। ये वही औषधियाँ हैं जो कई बीमारियों में काम आती हैं, और इसकी सच्चाई की गवाही तो ये बकरी खुद है। क्या मतलब? बेटी, ये बकरी पिछले कई दिन से मेरे पास रहती थी। जंगल में भटकते हुए इसे किसी जानवर ने घायल कर दिया था। फिर मैं इसे अपने साथ ले आई और इन्हीं औषधियों से तुम्हारी बकरी का इलाज किया था। साध्वी की बातें सुनकर मुनिया लाली को गले लगाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसके कदम अब तेजी से झोपड़ी की ओर लौटने लगे। अगली सुबह मुनिया ने काढ़ा बनाया और धीरे धीरे शिवनाथ को पिलाना शुरू किया। ये क्या है बेटा? पिताजी, इसे पी लीजिए। ये औषधि मुझे एक साध्वी ने दी है। कुछ दिनों में चमत्कार होने लगा। शिवनाथ का चेहरा पहले जैसा होने लगा, आवाज में जान लौटने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? पिताजी, लाली हर रात आपको बचाने के लिए कहीं जाया करती थी। उसी ने मुझे उस बूढ़ी साध्वी तक पहुंचाया था। मैं कितना गलत था। जिसे मैं बोझ समझता था, उसी ने मेरी जान बचाई। और मेरी वो बेटी जो सबसे कम बोलती थी, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। लाली धीरे से आकर उसके पास बैठ गई, अपने सिर को शिवनाथ की गोद में रखा, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। मुनिया, मैं तुझे कभी भी नहीं समझ पाया। मुझे लगता था कि तू मुझसे दूर है, लेकिन तू तो सबसे करीब थी। पिताजी, जो सच्चा प्यार करता है वो दिखाता नहीं, बल्कि उसे निभाता है। झोपड़ी में एक अजीब सी शांति थी। हवा में ममता घुल गई थी और लाली, वो अब सिर्फ एक बकरी नहीं थी, वो परिवार की सबसे मजबूत डोर बन चुकी थी। एक रात गांव में अचानक शोर मच गया। लोग भागते नजर आ रहे थे। कोई पानी लाने दौड़ रहा था तो कोई अपने बच्चे को बचाने। आग लग गई, देखो पीछे की झोपड़ियों में धुआं उठ रहा है। मेरा बच्चा अंदर है। आग धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोग बौखला गए थे। इसी बीच आग ने शिवनाथ की झोपड़ी को भी घेर लिया। तभी मुनिया को लाली की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मुनिया अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है, तभी पूरी झोपड़ी आग की चपेट में आ जाती है।
पिताजी, झोपड़ी में आग लग गई, जल्दी बाहर आइए। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शिवनाथ बेहोश पड़ा था। मुनिया डर के मारे कांप रही थी। तभी लाली तेजी से झोपड़ी की तरफ दौड़ी। बिना किसी डर के वो अंदर घुस गई। धुएं और आग के बीच वो अंदर तक गई। उसने पास ही रखी मटकी से भरा पानी धकेलकर शिवनाथ के ऊपर गिरा दिया। इस तरह से शिवनाथ को होश आ जाता है और वो लाली को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल जाता है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। वो तो शुक्र है जो लाली की वजह से होश में आ गया, नहीं तो मेरी जान नहीं बच पाती। लेकिन बेटी, अभी पूरा गांव खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब मुनिया, लाली और शिवनाथ तीनों गांव के दूसरे लोगों के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें गांव की गंगा की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ गंगा बहन, आपका बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा आग के बीचों बीच फंस गया है। अब शिवनाथ की नजर गंगा की झोपड़ी पर पड़ती है। वो बिना देरी किए झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच लाली भी उसके साथ झोपड़ी के अंदर चली जाती है। लाली को जाता देख मुनिया परेशान होने लगती है। लाली, अंदर मत जा, बाहर आ जा। उधर शिवनाथ आग से घिरी झोपड़ी में घुस चुका था। अंदर धुआं, जलती लकड़ियां और गर्मी का तूफान था। बच्चा कहाँ है बच्चा? तभी झोपड़ी के कोने से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बेटा डर मत, मैं आ गया हूँ। कोने में बच्चा सिकुड़ कर बैठा होता है। तभी झोपड़ी के दूसरे ओर से कुछ तेज आवाज होती है, जैसे किसी के दौड़ने की हल्की खटर पटर। शिवनाथ उस शोर पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी आंख सिर्फ उस बच्चे पर टिकी होती है। चल बेटा, अब हम बाहर चलते हैं। वो बच्चा लेकर पीछे की खिड़की की ओर बढ़ता है। तभी एक जलती लकड़ी उसके सामने गिरती है। इसे हटाना ही पड़ेगा। वो जलती लकड़ी को हाथ से हटाता है। तभी उसकी हथेली जल जाती है। अब वो खिड़की से बच्चे को बाहर निकालता है। बाहर मुनिया दौड़कर बच्चे को पकड़ लेती है। गंगा चाची, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर मुनिया शिवनाथ को आवाज लगाती है। पिताजी, लाली भी झोपड़ी के अंदर घुस गई है, जल्दी उसे बाहर निकालो। मुनिया की बात सुनकर शिवनाथ वापस अंदर मुड़ता है। फिर कुछ चटकने की आवाज आती है और तभी झोपड़ी का एक हिस्सा गिरता है। अंदर लाली उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो जान बचाकर खुद बाहर निकल जाता है। अब शिवनाथ को अकेला देख मुनिया की आंखें नम हो जाती है। पिताजी, लाली कहाँ है? शिवनाथ कुछ भी नहीं बोल पाता। अब मुनिया समझ जाती है कि लाली नहीं रही। वो लाली को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। आग की लपटें और धुआं सब कुछ निगल चुका था, मगर लाली कहीं भी नहीं दिख रही थी। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुनिया और शिवनाथ जमीन पर बैठकर रोते रहे। रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले राख के ढेर की ओर गए। हमारा सब कुछ जल कर राख हो गया, देखूं तो सही, शायद कुछ निशान मिल जाए। तभी किसी ने कुछ सुना। माँ, मुझे कोई बुला रहा है। सब चौंक गए। तभी राख के ढेर के बीच से एक हल्की सी आवाज आई। वहाँ बकरी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दौड़कर राख हटाई और अब लोगों के सामने लाली खड़ी थी। तभी शिवनाथ और मुनिया को लाली के बारे में पता चलता है। फिर वो दौड़े दौड़े लाली के पास चले आते हैं। लाली, मेरी लाली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? ये बकरी नहीं, बल्कि हमारे लिए भलाई की सबसे बड़ी सीख है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने कल मेरे बच्चे को बचा लिया। गंगा बहन, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि लाली और मुनिया का करो। अगर मुनिया और लाली मेरे जीवन में ना होते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए आज तक जीवित ना होता। अब मुनिया और लाली की पूरे गांव भर में चर्चा होने लगती है। कुछ दिनों बाद शिवनाथ पूरी तरह ठीक हो गया। वो पहली बार अपनी बेटी के पास बैठा था। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ साफ देखा जा सकता था। मुनिया, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे नहीं समझा और उस मासूम बकरी को बोझ समझ बैठा। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सच्चा प्यार बोलता नहीं बल्कि साथ निभाता है। शिवनाथ का सिर झुक गया और उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते रहे। कुछ दिनों बाद सभी गांव वालों ने झोपड़ी बना ली।
अब शिवनाथ मुनिया को पहले से ज्यादा प्यार करने लगता है और वो दोनों लाली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।